तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हो चुकी है और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये शब्द थे एक भटकती आत्मा के, जो अपने शिकार की तलाश में भटक रही थी। और इस बार इसका शिकार बनी एक नई नवेली दुल्हन। वो विदा तो हो चुकी थी, लेकिन ससुराल कभी नहीं पहुंची। रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मोनिका और सिया, दो बहनें, जुड़वा तो नहीं, लेकिन दोनों की शक्ल और आदतें बिल्कुल मिलती जुलती थीं। पढ़ाई खत्म होते ही उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। घर में उनके पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और छोटा भाई अभी बहुत छोटा था। ऐसे में घर वालों ने सोचा कि क्यों न दोनों की शादी एक साथ कर दी जाए ताकि पिता अपनी बेटियों को अपनी आंखों से विदा करके चैन से दुनिया से जा सके। शादी अच्छे घरों में तय हो गई और फिर वो दिन भी आ गया जब दोनों बहनों ने दुल्हन का जोड़ना पहना। शादी धूमधाम से हो गई और फिर विदाई का समय आया। दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ ससुराल के लिए रवाना हुई। लेकिन मोनिका की गाड़ी जैसे ही एक सुनसान सड़क पर पहुंची, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, बदन ठंडा पड़ने लगा और अचानक उसने कहा, गाड़ी रोको। उसके पति रवि ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज गाड़ी रोको। रवि ने इधर उधर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने समझाने की कोशिश की, ये जगह ठीक नहीं है, सुनसान है, यहां लूटपाट होती रहती है, थोड़ा आगे जाकर रोकते हैं। लेकिन मोनिका जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत देख रवि को गाड़ी रोकनी पड़ी। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगी, अजीब सी, डरावनी सी। जबकि जून का महीना था, चारों तरफ गर्मी थी, लेकिन वहां ठंडक महसूस हो रही थी। थोड़ी देर तक सब चुपचाप खड़े रहे। फिर रवि ने कहा, चलो यहां से निकलते हैं, रात को यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। सभी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन मोनिका अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे पैर नहीं उठ रहे। वो घबराई हुई थी। उसने कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों को जमीन में जकड़ लिया हो। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और किसी तरह गाड़ी में बिठाया। कुछ घंटों बाद वे ससुराल पहुंचे। रवि की मां बचपन में ही गुजर गई थी। घर में सिर्फ उसकी बहन और बड़ा भाई थे। मोनिका की नन्नद ने उसे कमरे में बैठाया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद रवि कमरे में आया। वो मुस्कुराया और मोनिका के पास बैठने ही वाला था कि धक्का! रवि लड़खड़ा गया। किसी ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। उसने चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था। क्या ये मेरा वहम था? उसने खुद से सवाल किया। वो फिर से बेड पर बैठने लगा, लेकिन जैसे ही वो मोनिका के करीब आया, धक्का! इस बार और भी जोर से। अब तो मोनिका भी डर गई। दोनों सकते में आ गए। तभी कमरे में किसी की भारी आवाज गूंजी, ये मेरी पत्नी है, तुम इससे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मोनिका और रवि कमरे के अंदर जो कुछ हुआ था उसे देखकर बुरी तरह डर गए। दोनों घबराकर बाहर आ गए। दीदी ने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों अचानक बाहर क्यों आ गए? रवि ने घबराहट छुपाते हुए कहा, अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए हम बरामदे में ही सो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि रवि कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। यह सब जो हो रहा था उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। अगर वो किसी को बताता तो क्या कोई यकीन करता? इसी उलझन और पूरे दिन की थकान के कारण रवि बरामदे में ही सो गया। मोनिका भी डर के मारे कुछ नहीं बोली और वहीं सोफे पर लेट गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वह किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगले दिन रवि और मोनिका अपनी कुलदेवी के मंदिर गए। वहां पुजारी जी ने मोनिका को माता की चुनरी आशीर्वाद में दी। ये चुनरी पाकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। पूजा करने के बाद वे दोनों घर लौट आए। शाम होते ही दीदी भी अपने घर चली गई। रात को जब खाना खाकर वे अपने कमरे में पहुंचे तो बीती रात की घटना फिर से उनके जहन में घूमने लगी। दोनों चुपचाप सहमे सहमे बैठे रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक रसोई से बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज आई। रवि घबराकर दौड़ता हुआ रसोई में गया। वहां जमीन पर कई बर्तन बिखरे पड़े थे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मोनिका के चीखने की आवाज आई। रवि घबराकर दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। उसने देखा मोनिका डर के मारे एक कोने में सिकुड़ी खड़ी थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। रवि ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ मोनिका? मोनिका कांपते हुए उंगली से कमरे की दूसरी ओर इशारा करने लगी। रवि ने जब उस ओर देखा तो उसका खून ठंडा पड़ गया। उसकी शादी के कपड़े अपने आप जल रहे थे। आग की लपटें उठ रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने जल्दी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कपड़े पूरी तरह जल चुके थे। दोनों के होश उड़ गए। ये क्या हो रहा था? ये सब कैसे हो रहा था? अगले दिन मोनिका का भाई उसे लेने आ गया। वह अपने मायके चली गई।
घर में उसकी बड़ी बहन भी आई हुई थी जो बहुत खुश थी। वह अपने ससुराल की बातें बड़े जोश से बता रही थी, लेकिन मोनिका गुमसुम बैठी रही। उसकी बहन ने पूछा, क्या हुआ मोनिका, तू तो 1 मिनट भी चुप नहीं बैठती थी, अब अचानक इतनी चुप क्यों है? मोनिका जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं दीदी, सब ठीक है, रवि बहुत अच्छा है। उसने सब कुछ अपने मन में ही दबा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हर वक्त महसूस होने लगा कि उसके आसपास कोई है। हर समय उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा हो। उसकी मां ने भी पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन मोनिका ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। 2 दिन बाद रवि उसे लेने आ गया। मोनिका के घर वालों ने रवि से भी पूछा, क्या कोई बात है? जब से मोनिका यहां आई है अजीब बर्ताव कर रही है, ठीक से खाती पीती भी नहीं और हमेशा डरी डरी रहती है। रवि ने उन्हें कुछ नहीं बताया और मोनिका को लेकर वापस अपने घर आ गया। रात में जब दोनों काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए आए तो वे एक ही बिस्तर पर लेट गए। लेकिन यह सब उस भूत को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से भड़क उठा। अचानक उसने रवि पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। गुस्से से तड़पते हुए उसने अपनी असली भयानक शक्ल ले ली। रवि और मोनिका की आंखों के सामने वो भूत अपने डरावने रूप में आ गया। रवि और मोनिका को साथ देखकर वह आगबूला हो गया। गुस्से से पागल होकर उसने अपना असली रूप दिखाया। रवि और मोनिका की रूह कांप गई। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जो किसी ने कभी देखा ना होगा। लाल लाल जलती हुई आंखें, भयानक चेहरा, जैसे मौत सामने खड़ी हो। वह गुर्राया, दूर हटो मेरी पत्नी से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी गूंजती हुई आवाज से पूरा कमरा कांप उठा। आज तो पंडित के दिए धागे ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कब तक? पूर्णिमा के बाद इसका असर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा और तुम्हें मारकर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए ले जाऊंगा। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। मोनिका सिहर उठी। जब मोनिका कुछ दिन के लिए अपने घर गई थी तब रवि पंडित जी के पास पहुंचा था। उसने पंडित जी को सब कुछ बताया। पंडित जी ने उसे 2 धागे दिए, एक उसके लिए और एक मोनिका के लिए। ये धागे सिर्फ कुछ दिन तक रक्षा करेंगे, पंडित जी ने समझाया था। हमें इससे पहले कुछ और उपाय करना होगा। हमें अपने बड़े गुरुजी से मिलना पड़ेगा, तब तक ये धागे तुम्हारी रक्षा करेंगे। धागे की वजह से वह भूत रवि और मोनिका को छू नहीं पा रहा था, लेकिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह चीजें इधर उधर पटकने लगा। दरवाजे खटखटाने लगे, खिड़कियां खुद ब खुद खुल बंद होने लगी। फिर वह गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन डर की परछाई वहीं छोड़ गया। उस रात रवि और मोनिका पूरी रात जगे रहे। नींद कोसों दूर थी। पूर्णिमा आ गई। अब क्या होगा? कुछ दिन इसी डर के साए में बीत गए और फिर पूर्णिमा की रात आ पहुंची। मोनिका घबराई हुई थी। उसने रवि से पूछा, कल धागे का असर खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? रवि ने मोनिका का हाथ थाम लिया। डर मत, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। वह तुरंत पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुजी से बात हो चुकी है। वह बहुत ताकतवर भूत है। उसे खत्म करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। आज ही शाम को वे तुम्हारे घर आएंगे, पर इसके लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए। ये लो, इस कागज पर लिखा है, सब कुछ समय से ले आना। रवि भागते हुए बाजार गया और सारी चीजें लेकर आ गया। अब बस शाम का इंतजार था। शाम ढलते ही पंडित जी और उनके गुरुजी आ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी घर का माहौल बदलने लगा। हर चीज अपने आप हिलने लगी। दरवाजे जोर जोर से धड़ाम धड़ाम बजने लगे। किसी अदृश्य ताकत ने घर को अपने कब्जे में ले लिया था। और फिर वो चीखें, भयानक दर्द भरी चीखें, जैसे कोई तड़प रहा हो। मोनिका डर के मारे कांपने लगी। पंडित जी ने जोर से कहा, शांत रहो, कुछ भी हो लेकिन पूजा के बीच मत आना। वे मंत्र पढ़ने लगे। हवन की अग्नि तेज हो गई। घर में हलचल बढ़ती गई और फिर धीरे धीरे सब शांत होने लगा। कुछ देर बाद गुरुजी ने कहा, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम दोनों को कोई खतरा नहीं। रवि और मोनिका ने राहत की सांस ली। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन क्या सच में? उस रात पहली बार रवि और मोनिका ने सुकून महसूस किया, लेकिन फिर भी दोनों डर से एक दूसरे से दूर ही सोए। सुबह जब वे जागे तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। घर का माहौल हल्का और शांत था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रवि और मोनिका एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए। शादी के बाद पहली बार उन्होंने सच्ची खुशी महसूस की, लेकिन जो आने वाला था उसकी उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। पंडित जी ने भूत को वहां से भगा दिया था। रवि और मोनिका बहुत खुश थे। घर का माहौल भी पहले से काफी अच्छा हो गया था। आज रवि मोनिका के लिए बाजार से एक नई साड़ी लेकर आया। साड़ी बहुत ही सुंदर थी। मोनिका को भी वो बहुत पसंद आई। रात का खाना बनाने के बाद उसने रवि को खुश करने के लिए वही साड़ी पहन ली। जब मोनिका उस साड़ी में आई तो वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। रवि तो बस उसे देखता ही रह गया।
वो दोनों साथ में खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। रवि ने मोनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। दोनों हंसी मजाक करने लगे। तभी रवि का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया, लेकिन उधर से बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक फोन कट गया। फिर कुछ ही सेकंड में फोन दोबारा बजा। फिर से वही अजीब आवाजें। रवि घबरा गया। उसने कई बार हेलो हेलो कहा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसने झुंझलाकर फोन स्विच ऑफ कर दिया। पर अजीब घटनाएं तो अब शुरू हुई थीं। रात के सन्नाटे में मोनिका को प्यास लगी। वो उठकर किचन में पानी पीने गई, लेकिन जैसे ही उसने गिलास उठाया, उसे लगा कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। डर के मारे वो बिना पानी पिए ही भागकर वापस कमरे में आ गई। रवि ने पूछा, क्या हुआ? मोनिका ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूं, सो रही हूं। रवि बोला, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर टीवी देखता हूं। मोनिका सो गई, लेकिन रवि का मन अजीब सा हो रहा था। उसे भी लग रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। और फिर जैसे ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वहां खिड़की के पार दो लाल चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। रवि का पूरा शरीर कांप उठा। उसने झट से खिड़की के पर्दे खींच दिए और भागकर कमरे में चला गया। वो रात भर डर से करवटें बदलता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो वापस आ गया? सुबह हुई। आज मोनिका का भाई उसे लेने आ गया था। मोनिका अपने मायके चली गई, लेकिन जब उसकी मां ने उसे देखा तो चौंक गई। मोनिका की हालत पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। शरीर इतना कमजोर हो गया था जैसे महीनों से बीमार हो। वो कुछ भी नहीं कह रही थी, बस गुमसुम बैठी थी। कुछ दिन तक उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मोनिका टालती रही। फिर एक दिन उसकी मां से सहन नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, तू मुझे सब सच सच बता, क्या हो रहा है तेरे साथ? पहले तो मोनिका चुप रही, लेकिन जब मां ने जिद पकड़ी तो उसने डरते डरते पूरी बात बता दी। सुनकर उसकी मां सन्न रह गई, लेकिन उन्होंने उसे दिलासा दिया, तू चिंता मत कर, मैं इसका हल जरूर निकालूंगी। मोनिका की मां को जब सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो इस मुश्किल से बाहर निकालने में उसकी मदद करेंगी। उन्होंने ये बात मोनिका के पापा को बताई और वो भी चिंता में पड़ गए। फिर मोनिका की मां अपनी एक सहेली से इस बारे में चर्चा करती है जो उन्हें एक मौलवी साहब के पास ले जाती है। मौलवी जी बड़ी ध्यान से सारी बातें सुनते हैं, कैसे एक भूत ने मोनिका की जिंदगी को तबाह कर रखा है। फिर वो अल्लाह का ध्यान लगाकर देखना शुरू करते हैं कि आखिर मोनिका के साथ क्या हो रहा है और ये भूत कब से उसके पीछे पड़ा है। कुछ देर बाद मौलवी जी अपनी आंखें खोलते हैं और भारी आवाज में कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक आत्मा है। वो मोनिका को अपनी पत्नी मान चुका है और उसे अपने साथ ले जाएगा। यह सुनकर मोनिका की मां का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो घबराई हुई पूछती हैं, क्या कोई उपाय है? मेरी बेटी की जान बच सकती है। मौलवी जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो अंजाम बहुत भयानक होगा। मोनिका की मां रोते हुए कहती हैं, जो भी करना पड़े, पर मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। मौलवी जी एक छोटी शीशी में पानी देते हुए कहते हैं, यह पानी मोनिका के कमरे में छिड़क देना, लेकिन याद रखना, मोनिका से कुछ भी मत कहना। कल शाम मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा, तब तक रवि को भी बुला लेना। मोनिका की मां ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मौलवी जी ने कहा था। उन्होंने मोनिका को कुछ नहीं बताया और अगले दिन रवि को भी फोन कर घर बुला लिया। जब रवि अचानक घर पहुंचा तो मोनिका हैरान रह गई। उसने रवि से पूछा भी नहीं, बस उसे देखकर खुश हो गई। उधर रवि को पहले से ही सब पता था, लेकिन मां ने उसे मोनिका को कुछ बताने से मना कर दिया था। इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा मन नहीं लग रहा था तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। अब सबको बस शाम का इंतजार था, लेकिन घर में अजीब सा डर समाया हुआ था। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये सोच सोचकर सभी घबराए हुए थे। शाम हुई, अजान की आवाज गूंजी और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मौलवी जी घर आ चुके थे। उन्हें देखते ही मोनिका के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक इतना घबराहट क्यों हो रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और फिर उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। गहरी भयानक सांसों की आवाज। सच में कोई उसके बहुत करीब था। मोनिका को महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो,
उसकी गर्दन के पास कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। फिर किसी की फुसफुसाती आवाज उसके कानों में पड़ती है, गहरी, डरावनी, जैसे कोई परछाई उसके जहन में उतर रही हो। मोनिका का गला सूख जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन ना वो कुछ कह पाती है, ना ही वहां से हिल पाती है। वो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हो। फिर वही डरावनी आवाज कहती है, तुम मेरी पत्नी हो। इन्हें कहो कि उसे यहां से बाहर भेज दे। वो इंसान हमें अलग कर देगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मोनिका कांपती हुई धीमी आवाज में पूछती है, कौन इंसान? बस इतना कहना था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर सब दौड़कर वहां आए। मोनिका जमीन पर पड़ी थी, निढाल, निर्जीव जैसी। सब घबरा गए। उसे जल्दी से उठाकर बेड पर लिटा दिया गया। तभी मौलवी जी कमरे में आए। उन्होंने एक नजर मोनिका को देखा और फिर गंभीर आवाज में बोले, भूत को पता लग चुका है कि मैं यहां हूं, इसलिए उसने इस पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसे तुरंत रस्सी से बांध दो और कोई भी इसके पास मत बचाए। रवि चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, नहीं, आप इसे क्यों बांध रहे हैं? वो डर जाएगी, अगर उसे कुछ हो गया तो। लेकिन बाकी लोग उसे समझाने लगे कि ऐसा करना जरूरी है। बहुत मुश्किल से रवि मान गया। मोनिका को रस्सी से बांध दिया गया और मौलवी जी की बताई हुई तैयारी शुरू कर दी गई। कुछ देर बाद मोनिका को होश आया। उसने आंखें खोली और घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे क्यों बांधा है? ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? रवि आगे बढ़कर उसे छुड़ाने ही वाला था कि मौलवी जी ने हाथ से इशारा किया, रुक जाओ। अचानक मोनिका की आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज बदल गई, भारी, डरावनी, जैसे कोई दूसरी ही आत्मा उसके अंदर आ चुकी हो। तो तुम यहां भी आ गए रवि? कितनी बार कहा है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अगर कोई बीच में आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी मौलवी जी ने उस पर पवित्र जल छिड़का। मोनिका जोर से चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा। वो कराहते हुए बोला, तुम ये सब करके मुझे इससे दूर नहीं कर सकते। ये मेरी पत्नी है। मौलवी जी ने सख्त आवाज में कहा, तू मर चुका है। भूत की कोई पत्नी नहीं होती। इसका पति रवि है, तू नहीं। इसे छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। उस आत्मा ने डर से चीखते हुए कहा, नहीं, वो जल मुझ पर मत डालो। मैं बताता हूं कि ये मेरी पत्नी कैसे बनी। 15 साल पहले उस दिन मेरी शादी थी। मैं बहुत खुश था। हर रस्म पूरी की जा रही थी। मेरी मां पिता भी बहुत खुश थे। बारात लड़की वालों के घर पहुंची। वहां हमारा शानदार स्वागत हुआ। लेकिन अब तक मैंने उस लड़की को देखा भी नहीं था जिससे मेरी शादी हो रही थी। मैं बेचैन था, मगर मां पर भरोसा था। मां को पसंद आई है तो मुझे भी पसंद आ ही जाएगी। हम शादी की रस्में खुशी खुशी निभा रहे थे, लेकिन अचानक लड़की वालों की तरफ अजीब सा माहौल बन गया। वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, जैसे किसी ने उनकी रूह खींच ली हो। हमने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मगर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी लड़की के पिता कांपते हुए हमारे सामने आए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो हाथ जोड़कर बोले, हम बहुत बड़े पापी हैं। हमारी बेटी घर छोड़कर भाग गई है। यह सुनते ही जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। सब सन्न रह गए। लड़की के पिता रोते हुए बताने लगे, वो किसी और से प्यार करती थी। हमने सोचा शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, मगर उसने हमें धोखा दिया और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। हमें माफ कर दो। इतना कहकर वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। और हम जैसे अंदर से टूट गए थे। इतनी बेइज्जती, इतना बड़ा धोखा, हम कुछ नहीं कर सकते थे। बारात बिना दुल्हन के वापस लौट आई, मगर उसके बाद हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो दोस्त सामने भाई बनते थे, वही पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाते। उनकी हंसी हमारे दिल में नश्तर की तरह चुभती रही। और एक दिन हमने इस दुनिया से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। हमने गांव की नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमने देखा लोग हमारे शव को जला रहे थे। घर वाले बिलक बिलक कर रो रहे थे। लेकिन हम अब सिर्फ देखने वाले बन चुके थे, आत्मा बन चुके थे। तब से हम भटकने लगे और जिस भी दुल्हन को देखते उसे अपनी पत्नी मान लेते। हम पहले भी कई दुल्हनों के साथ ऐसा कर चुके थे, मगर हर बार कोई ना कोई बच जाता। लेकिन मोनिका को तो हमने फेरे तक लिए थे। अब उसे छोड़ना नामुमकिन था। मौलवी ने घबराकर पूछा, तुमने मोनिका के साथ फेरे कैसे लिए? उस भूत ने जो बताया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिस दिन मोनिका की मेहंदी हुई थी, मैं उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया था। और फिर जब शादी हुई
तो मैं रवि के शरीर में समा गया। असल में मोनिका की शादी मुझसे हुई थी, रवि से नहीं। उसकी बात सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। भूत ने आगे कहा, 15 साल से मैं अपनी पत्नी के लिए भटक रहा था और अब आखिरकार मुझे वो मिल गई। इतना कहते ही वो भूत मोनिका के शरीर से बाहर निकला और मोनिका बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सबने घबराकर मौलवी से हाथ जोड़ लिए, कृपा करके हमारी मोनिका को बचाइए। मौलवी ने सभी को शांत रहने को कहा और झटपट अपनी विधि शुरू कर दी। मगर तभी मोनिका की आंखें फिर से खुली। मगर यह मोनिका नहीं थी, वो भूत था। उसने मोनिका के शरीर को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगी। पूरा घर उसकी भयानक चीखों से गूंज उठा। मगर मौलवी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे काबू में कर लिया और धीरे धीरे मोनिका को उस दुष्ट दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया। थोड़ी देर बाद मोनिका को होश आया। उसने देखा कि सब उसके पास बैठे हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो दर्द से कराह उठी। रवि, मेरे हाथ खोल दो, बहुत दर्द हो रहा है। रवि बेचैन होकर आगे बढ़ा, लेकिन मौलवी ने उसे रोक दिया। नहीं, पीछे हटो। फिर उन्होंने अपनी आखिरी प्रक्रिया पूरी की और उस भूत को हमेशा के लिए भगा दिया। अब मोनिका और रवि एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं। सब कुछ सामान्य हो गया है। वो भूत फिर कभी वापस नहीं आया। पर कौन जाने अब वो किस दुल्हन के पीछे पड़ा हैगा। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।